नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। चिराग पासवान को उनके बंगले से बेदखल कर दिया गया। हालांकि 2 दिन पहले ही वो अपने बंगले को खाली किए हैं, लेकिन उस वक्त भी चिराग पासवान बंगले को खाली करते वक्त भावुक नजर आ रहे थे। और एक बार फिर से जब वो पटना आए तो पटना आने के बाद उन्होंने सारी भड़ास निकाली है। दरअसल चिराग पासवान केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। 2020 के चुनाव में आपको याद होगा कि चिराग पासवान ये कहते नजर आ रहे थे कि मैं मोदी का हनुमान हूं, और आज वही हनुमान केंद्र सरकार पर आरोप ये लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको घर पे बुलाया गया था केंद्र मंत्री की तरफ से, और यह आश्वासन दिया गया था कि आपको बंगला नहीं खाली करना है। और उसके कुछ दिन के बाद ही उन्हें बंगले को खाली करना पड़ा और उनके बंगले से उनके सामान को निकाल दिया गया। इस बात को लेकर के जरूर आरोप वो लगाते आ रहे थे, लेकिन वो मंत्री कौन है और किसके बारे में चिराग पासवान बात कर रहे हैं, आइए हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो अनुराग, जिस तरीके से बड़े मंत्री की बात चिराग पासवान कर रहे थे कि एक बड़े मंत्री के द्वारा हमें फोन करके बुलाया गया और यह आश्वासन दिया गया कि आपको बंगला नहीं खाली करना, और उसके कुछ दिन के बाद ही उनके बंगले से उन्हें बेदखल कर दिया गया, तो किसके बारे में बात हुई? रुचिका, आपने सही सवाल किया। इस सवाल का जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान जब पटना पहुंचे हैं तो पटना पहुंचकर उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी हैं। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक केंद्र के बड़े मंत्री ने उन्हें बुलाया, और 29 तारीख की ये वाकया है जो जिक्र कर रहे हैं चिराग पासवान। उनका कहना है कि 29 तारीख को केंद्र के एक बड़े मंत्री ने उन्हें बुलाया और कहा कि आपका बंगला आपको खाली नहीं करना पड़ेगा। ये बड़ी बात कही उन्होंने। तो इस बात को हम थोड़ा सा ले जाएंगे पीछे की तरफ कि आखिर क्या वजह है, आखिर क्यों ऐसा कह रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान के जो ये बंगले का जो प्रकरण है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, और दरअसल ये बंगला का पूरा क्या फैक्टर है, क्या मायने है, ये भी हम खोजने की कोशिश करेंगे कि आखिर चिराग पासवान को बंगला खाली क्यों करना पड़ा। और चिराग पासवान ने बहुत सारी बातें कही हैं, तो पहले थोड़ा सा आपको वो बयान सुनवा देते हैं जो चिराग पासवान ने पटना पहुंचने के बाद कही, और वो वाला पार्ट सुनवाते हैं जो मंत्री वाली बात वो कह रहे हैं। तो आप सुन लीजिए। मैंने समय मांगा था? नहीं। क्या मैंने आग्रह किया था वहां पे जाके कि मुझे और समय दिया जाए? नहीं। क्यों मुझे उस बड़े मंत्री के द्वारा 29 तारीख को बुलाया गया? बुलाकर क्यों मुझे आश्वासन नहीं, वादा किया गया कि घर को लेकर आप निश्चिंत रहें, घर आपसे नहीं लिया जाएगा। उस बड़े मंत्री ने एक और बड़े मंत्री से फोन पर मेरे सामने बातचीत क्यों की? और मैं उस वक्त अकेला मौजूद नहीं था। जिस मंत्री से मेरी मुलाकात हो रही थी और जब उन्होंने दूसरे मंत्री से बातचीत की, उस वक्त एक और सांसद वहां पर मौजूद थे। ये तमाम बातें आगे अगर कभी स्पष्ट करने की जरूरत पड़ी मैं करूंगा, पर आप लोगों को जानकारी अपने स्तर पर ही मिली जाएगी। क्यों उस मंत्री से, उस बड़े मंत्री ने दूसरे मंत्री से फोन पे बातचीत की, और बातचीत कर कर इस बात को तय किया गया और ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि बिहार में अभी जो राजनीतिक परिस्थिति है, हम लोग को चिराग पासवान को नहीं छेड़ना चाहिए। भविष्य है बिहार का चिराग पासवान, ये मौजूदा केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री, और मैं टॉप 5 रैंक के मंत्रियों की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे मंत्री के लिए जो सरकार में निर्णय लेते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्यों उन्होंने फोन पर दूसरे मंत्री को ये कहा कि बिहार का भविष्य है चिराग, हम लोग को इनके मैटर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मौजूदा परिस्थिति जैसी चल रही है चलते रहने दिया जाना चाहिए। उनके इस वादे पर उस रात मैं अपने परिवार के साथ 12 जनपद पर रुका, और अगले दिन जिस तरीके से फोर्स भिजवाकर, भैया इतना क्या बुरा किया कि जिस तरीके से आपने फोर्स भिजवाई और जिस तरीके से उस फोर्स ने आकर हम लोग के सामान को बाहर फेंकने का काम किया। मेरे पिता की तस्वीरों को, मुझे दुख इन बातों का, जो मैंने कहा कि मुझे दुख है। घर मुझे आज नहीं तो कल खाली करना था, कोई दिक्कत नहीं है भैया, मैंने कर दिया। आपने 3 घंटे में मैंने घर खाली किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस बात की। पर जिस तरीके से मेरे पिता की तस्वीरों को उठाकर बाहर फेंका गया, जिस व्यक्ति को, रामविलास पासवान को इसी साल आपने पद्म भूषण से सम्मानित किया, उनकी तस्वीरों को उठाकर आपने बाहर फेंक दिया। संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को उठाकर आपने घर के बाहर फेंका। तो सुना आपने, जो चिराग पासवान कह रहे हैं कि एक मंत्री ने उन्हें 29 तारीख की रात में बुलाया और कहा, आश्वासन दिया कि उन्हें बंगला खाली नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ
वो सामने है, बंगला खाली करना पड़ा चिराग पासवान को। तो अब चिराग पासवान ने बात तो बता दी, कह दिया कि मंत्री ने बुलाया था और बात भी की और आश्वासन भी दिया, लेकिन बंगला तो खाली करना पड़ा। तो आखिर जब वो मंत्री कौन है ये हम खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल देखिए रुचिका, जिस तरह से वो मंत्री की बात कह रहे हैं, और ये थोड़ी सी हम पूरी बात को बताएं कि आखिर जो बंगला है 12 जनपद का बंगला वो क्या मायने रखता है, और उसके बाद 12 जनपद के बंगला का क्या महत्व है, और उसके बाद चिराग पासवान को आखिर क्यों खाली करना पड़ा। नियम कानूनों की बात करें अगर, तो 12 जनपद का जो बंगला है वो केंद्र सरकार का जो मंत्री होता है उसे दिया जाता है। ये जो जनपद का इलाका है दरअसल ये लुटियंस जोन कहलाता है, और इस लुटियंस जोन्स में तमाम जो बड़े VVIPs हैं, जो मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं या फिर नेता प्रतिपक्ष हैं या फिर जो और तमाम मंत्री हैं, उनके बंगले होते हैं। और ये जो 10 जनपद 12 जनपद 10 जनपद में सोनिया गांधी रहती हैं, जो विपक्ष की नेता हैं, और कांग्रेस के तमाम आला नेता उसमें रहते रहे हैं। तो 10 जनपद के बंगले के बगल में ही ये 12 जनपद का बंगला है, जिसमें रामविलास पासवान 32 सालों से रह रहे थे। रामविलास पासवान के कद और पद की भी बात कर लें, क्योंकि यहाँ तमाम बात हम विस्तार से बता रहे हैं। तो रामविलास पासवान का जो कद काफ़ी बड़ा था, वो केंद्र में 9 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, और वो 9 प्रधानमंत्रियों के साथ वो मंत्री रहे, यानी 9 मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया। और अगर लास्टली बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में भी वो शामिल थे। उस वक्त उनकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान उनका निधन हुआ। तो रामविलास पासवान का रुतबा जो है ये शुरू से बरकरार रहा, बिहार के बड़े नेता आला नेताओं में शुमार थे, और एक वक्त रिकॉर्ड वोट से उन्होंने हाजीपुर से जीत हासिल की थी। उस वक्त एक रिकॉर्ड बना था, 5 लाख से ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। तो रामविलास पासवान का बहुत बड़ा कद था, और उस कद के नीचे वो बंगला काफ़ी छोटा था। लेकिन अगर चिराग पासवान के कद की बात करें रुचिका, तो चिराग पासवान महज एक सांसद हैं, अभी NDA में वो नहीं है, मंत्री भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बंगला खाली करने का नोटिस उन्हें थमा दिया गया। हालांकि ये बातें तमाम चल रही थी जब NDA एकजुट था, जब NDA में चिराग पासवान थे, 6 सांसद उनके साथ थे, और 6 सांसद थे उनके। लेकिन बाद में जो समीकरण बदले वो भी पता है आपको कि क्या हुआ। समीकरण जब बदले तो चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति कुमार पारस 5 सांसदों के साथ चले गए, अलग हो गए, अलग गुट बन गया, उनकी गुट को मान्यता भी मिल गई और केंद्र में वो मंत्री भी बन गए। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो चिराग पासवान की जो पार्टी है वो महज एक सांसद की पार्टी है, और वो खुद चिराग पासवान है। तो चिराग पासवान न NDA के हिस्सा हैं, न किसी पार्टी के, वो ऐसी बड़ी पार्टी है जो कहीं सरकार को सपोर्ट कर रही हो अंदर से या बाहर से, वो भी नहीं है। चिराग पासवान महज एक सांसद वाली पार्टी के सदस्य हैं जो खुद सांसद हैं। तो ऐसी स्थिति में बंगला खाली करना तो उनकी मजबूरी थी। नोटिस थमा दिया गया था, तमाम कवायदे की जा रही थी उसके। लेकिन इसके बावजूद उन्हें, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र के मंत्री उन्हें फ़ोन करके बुलाते हैं और एक बड़े मंत्री से बात करते हैं, और ये आश्वासन उन्हें दिलाते हैं कि अब आपको बंगला नहीं खाली करना पड़ेगा। तो ये आरोप आपको क्या लगता है कि जब उनको नोटिस दे दिया गया था, जब ये कह दिया गया था कि आपको बंगला खाली करना है, तो उसके बाद बुलाना और इस तरीके की बातें, फिर ये कहाँ? बिल्कुल, देखिए रुचिका, मामला दरअसल ये है, चिराग पासवान खुद को PM मोदी का हनुमान बताते रहे हैं। आपको याद होगा जब 2020 का चुनाव हुआ था, भले वो NDA के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन NDA के खिलाफ लड़ते हुए भी उनका BJP का जो सेंटीमेंट था वो कहीं दूर नहीं गया था। भले वो नीतीश कुमार के खिलाफ बातें करते थे, लेकिन BJP के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते थे। और PM मोदी के बारे में वो बोलते थे कि वो मैं उनका हनुमान हूँ, यानी वो राम है और वो मैं हनुमान हूँ, मैं बाहर रहकर भी NDA का उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो चिराग पासवान के साथ सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं PM मोदी की भी। ये भी देखने को मिला था जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था, उस वक्त लंबा चौड़ा खत भी लिखा था, PM मोदी ने दुख जताया था और काफ़ी सारी बातें लिखी थी। वो पत्र भी वायरल हुआ था, सोशल मीडिया में आया था, चिराग पासवान ने खुद शेयर किया था। तो PM मोदी के लिए रामविलास पासवान कितने अहम थे ये समझा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं BJP के अंदर सेंटीमेंट था, और BJP के जो 2020 के जो चुनाव हुए थे उसमें ये बात भी आई थी कि BJP की कहीं ना कहीं उन्होंने मदद की। BJP की मदद इस मायने में की कि कहीं ना कहीं BJP चाहती थी कि NDA के अंदर वो बड़ी पार्टी बने, और उसमें उन्होंने मदद की। NDA के अंदर बड़ी पार्टी भी बन गई BJP, अब तो बिहार के अंदर भी बड़ी पार्टी बन गई। तो NDA के अंदर BJP बड़ी पार्टी बन गई, नीतीश कुमार की जो पार्टी थी नंबर 2 पर हो गई NDA में। तो BJP की मंशा को शायद कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने पूरा कर दिया था, हालांकि उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पर बाद में जो हुआ था कि शायद चिराग पासवान फिर वापसी कर लेंगे, लेकिन JDU ने रास्ते बंद कर दिए।
नुकसान तो अनुराग अभी भी उठाना पड़ रहा है चिराग पासवान को, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से समीकरण बदले, एलजेपी दो भाग में टूटी और आज पशुपतिनाथ पारस एक मंत्री बन के बैठे हैं और चिराग पासवान महज एक सांसद रहे हैं। लेकिन इतने बड़े कार्यकाल के बाद उनके पिता ने एक लंबा सफ़र राजनीति में अपनाया और एक काफ़ी दिग्गज नेता माने जाते थे राजनीति के। वो कह सकते मौसम विशेषज्ञ कहे जाते थे कि हर चीज़ों को वो भांपते थे। चिराग पासवान शायद उनके नक्शे पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं, वो शायद उस तरीके से अपने आप को राजनीति में फ़िलहाल स्थापित नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी भी उनकी कवायतें, कोशिशें जारी हैं कि वो अभी भी अच्छे तरीके से अपनी राजनीतिक जो उनकी करियर है उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन उनके अब घर को खाली करा दिया गया है, एक बड़ी बात है। तो अब जो उनका ठिकाना है चिराग पासवान, अब कह रहे हैं कि मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने को, तो अब आगे क्या होगा? तो बिल्कुल, जो जिस तरह से हम रुचिका दरअसल हम लोग बात करने के लिए बैठे थे कि कौन आखिर मंत्री हो सकते हैं, तो उस पर भी थोड़ा बात कर ले। दरअसल अब तो ठिकाना उनके पास नहीं है, और ये भी कहे आज चिराग पासवान जब उन्होंने कहा उन्होंने कि इतने दिनों तक मैं दिल्ली में रहा, पापा रहे, लेकिन कोई अलग घर नहीं बनाया, अब मैं नाना नानी के पास रह रहा हूँ। तो नाना नानी के पास वो ज़रूर रह रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा कि वो बंगला कोई मायने नहीं रखता है, वो एक छत था। बिहार के लोग जब जाते थे तो वो एक छत था जहाँ पर लोग ठहरते थे, गरीब गुरबा, पिछड़े, दलित, जो उनके समर्थक थे आते थे और वहाँ रहते थे। तो वो कहा है कि उनके सर से छत छीन लिया गया, उन्होंने ये कहा। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि मंत्री ने 29 तारीख को बुलाया था, तो वो कौन से मंत्री हो सकते हैं, तो शायद देखिए ये जो पूरा बंगला प्रकरण होता है ये शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और शहरी विकास मंत्रालय जो है वो बंगले को अलॉट करती है मंत्रियों को, जो और उसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो शायद वो हो सकते हैं, ये हम अब कयास लगा रहे हैं, हम कोई बता नहीं रहे, पर चिराग पासवान ने जो बात कहा वो हम बता रहे हैं। बड़े मंत्री की बात कर रहे हैं, वो बड़े मंत्रियों में शुमार हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, हालांकि और भी कई सारे मंत्री हैं जिनसे उनकी नज़दीकियाँ रही होंगी। तो चिराग पासवान को आखिर किस मंत्री ने बुलाया, इस पर से तो उन्होंने सस्पेंस नहीं उठाया। हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं ज़रूर कि उठाएं, तो लेकिन खैर हरदीप सिंह पुरी की बात हो सकती है जब शहरी विकास मंत्रालय है, और भरोसा दिया गया, पर चिराग पासवान का भरोसा टूट गया है रुचिका, और अब शायद चिराग पासवान एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो चिराग पासवान एक बार फिर से अकेले दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी, जिस वक्त वो अकेले हो गए थे। उनके जो चाचा हैं पशुपतिनाथ पारस, वो उनके तीनों विधायकों को लेकर के अपने पाले में करके और आज मंत्री बने हैं। आज उनके ऊपर से छत को हटा लिया गया, ये कह सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से आदेश दिए गए कि चिराग पासवान को उनके घर को खाली करना होगा। घर खाली करके चिराग पासवान अब पटना पहुंच गए हैं, और पटना पहुंचते के साथ ही उन्होंने कई सारी बातों पे से पर्दा उठाया है और सीधे सीधे एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अब आगे चिराग पासवान क्या कुछ करते हैं, उसका कोई भी अपडेट आएगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और वैसे खबरों के लिए कशिश न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद।